हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, अभी तक की क्लास में हम 163 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो कुछ दिन क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए सॉरी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं 164 नंबर से। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगपत समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, x प्लस 4y प्लस के जेड इक्वल टू 6 में के बराबर डैश के लिए एक अद्वितीय हल नहीं होगा। तो यहाँ ये हमें तीन इक्वेशन दे दिया है और हमसे के का वैल्यू पूछा है कि के किसके बराबर, मतलब के बराबर किस मान के लिए एक अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, ये तीन हमें इक्वेशन दिया गया है। तो दिया गया है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। और अगर नो सॉल्यूशन या फिर मेनी सॉल्यूशन के लिए होगा तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा। तो जैसा कि यहाँ यूनिक सॉल्यूशन के लिए है, अद्वितीय हल के लिए है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। तो देखिए, डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट, ये जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट्स है उसको लिखेंगे और डज नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 1 है, 1 1 1। ये देखिए दूसरे रो में 1 2 3 1 2 3। और तीसरे रो में ये हो जाएगा 1 4 के। ये इतना आ चुका है यहाँ और डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हम के का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये 1 का करेंगे, यहाँ 1 है तो ये कट हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में के का करेंगे 2 के माइनस ये 4 में 3 का करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस 1। ये -1 का निकाल रहे हैं तो ये कैंसिल होगा, दूसरा कॉलम फर्स्ट ये पहला रो तो आ जाएगा ब्रैकेट में। ये 1 का के में मल्टीप्लाई करेंगे के -3 प्लस 1 का निकालेंगे प्लस 1 का निकालेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। देखिए 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा और -1 का 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2k -12। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 तो -1 का के में करेंगे माइनस के आ जाएगा और ये +3 और ये 4 में 2 गया +2 आ जाएगा तो +2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ 2k और ये के तो हो जाएगा, यहाँ 2 में के गया के और 3 और 2 5 और +5 और -12 ये घट जाएगा के -7 डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए के डज नॉट इक्वल टू 7, ये -7 है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो -7 वो +7 बन जाएगा। तो के डज नॉट इक्वल टू 7 होगा। तो देखिए मतलब इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि निम्न युगपत समीकरण में जो है के इक्वल टू के बराबर 7 के लिए एक अद्वितीय हल नहीं होगा। मतलब सभी के लिए, ये सभी मानों के लिए होगा, लेकिन के बराबर 7 के लिए, के बराबर 7 के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन जो है अद्वितीय हल नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। तो दोस्तों फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। ये हमें तीन इक्वेशन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि किसके बराबर नहीं होगा एक अद्वितीय हल के लिए। तो ये इक्वेशन से हम एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लिए डिटर्मिनेंट में, तो 1 1 1 1 2 3 1 4 के डज नॉट इक्वल टू 0 कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लिए, कि आ गया के डज नॉट इक्वल टू 7, मतलब के बराबर नहीं होगा, मतलब के 7 के लिए, के जो है समीकरण निम्न युगपत समीकरण में के बराबर 7 के लिए एक अद्वितीय हल नहीं होगा। बस, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165 नंबर। तो 165 नंबर में ये क्वेश्चन है कि दिया गया है हमें प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, क्या दिया गया है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो है n के लिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए ये दिया गया है n की पावर 7 प्लस n की पावर 5 अपान 5 प्लस 2 n क्यूब अपान 3 माइनस n अपान 105 क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ हमें ये बताना है कि ये सॉल्व करने पे ये हमारा जो आंसर आएगा वो एक पूर्णांक होगा या फिर एक विषम पूर्णांक होगा या एक परिमेय संख्या होगा या एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या होगा। तो ये हमें बताना है कि जो आंसर आएगा कि सॉल्व करने पे वो क्या होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसको मान लेंगे कि x इक्वल टू दिया गया है इतना, n इक्वल टू x इक्वल टू n के पावर 7 प्लस n के पावर 5 अपान 5 प्लस 2n क्यूब अपान 3 माइनस n अपान ये n अपान हो जाएगा 105। ये x इक्वल टू हम मान लिए। तो इसके बाद हम करेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए, तो n का मान हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, मतलब कि कोई पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो चलिए हम n का वैल्यू 1 ले रहे हैं, ये धनात्मक पूर्णांक बोला है तो n इक्वल टू हम n n इक्वल टू ये 1 हम रख देंगे, ये जो क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 5 अपान 5 प्लस 2n की पावर, ये n का वैल्यू 1 है तो n यहाँ नहीं रखेंगे, 2 इंटू 1 क्यूब अपान 3 माइनस ये 1 अपान 105 हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ये 1 का 5 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, तो 1 अपान 5 प्लस ये 2 है, 2 1 क्यूब तो यहाँ 1, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 अपान 3 हो जाएगा माइनस 1 अपान 105। देखिए अब हमारे पास इतना आ चुका है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। तो देखिए ये 1 अपान 1 कर दे रहे हैं। अब यहाँ अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 5 3 और 105 का, तो एलसीएम तो 3 ये 105 ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 105 ही आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ यही आएगा, प्लस 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 और 1 ये 5 दूनी 10 5 ये 21 प्लस अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 या 9 3 25 15 5 35 दूना ये 70 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये इसका डिवाइड करेंगे 105 में 105 को तो 1 आएगा माइनस 1 ही आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ देखिए ये इसको ये तीनों को हम ऐड कर लेंगे, ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196, मतलब 196 माइनस 1 ये बचा है, मतलब ये तीनों को हम ऐड किए हैं 196 आया माइनस 1 अपान 105। अब देखिए इसको घटा लेंगे तो 195 अपान 105। तो अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, किससे कटाएंगे, ये 15 से कटा लेंगे, 15 सत्ते 105 और यहाँ 15 एक 15 15 3 45। तो आ जाएगा x इक्वल टू 13/7, मतलब x का जो वैल्यू है ये 13/7 आ चुका है। तो इसे देखने पर ही पता चल रहा है कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, मतलब हम चलिए ऑप्शन से ये चारों जान लेते हैं क्या होता है। तो वैसे तो इसका आंसर 13/7 आ चुका है, मतलब यह एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो परिमेय संख्या हम कैसे जान लिए, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या को मतलब इसे p बाई क्यू से, मतलब p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां p और q जो होता है एक पूर्णांक होता है, क्या होता है, p और q एक पूर्णांक होता है, और एक बात और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और एक पॉइंट देख लीजिए,
और होता है कि एक परिमेय संख्या का जो दशमलव विस्तार होता है वो या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। एक पॉइंट ये भी नोट करिए। देखिए अब ये थर्ड पॉइंट एक और जान लीजिए कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं, नंबर मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का एक संग्रह कलेक्शन बनता है। मतलब सभी जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का एक संग्रह बनाती है। तो ये होता है परिमेय संख्या। अब देखिए ये पूर्णांक क्या होता है ये भी जान लेते हैं, और एक विषम पूर्णांक क्या होता है, एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या क्या होता है, ये तीनों भी हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है। अगर बाई चांस यहाँ ऑप्शन में ये तीनों में से आ जाता तो वो कैसे पहचानते, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो होता क्या है, पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक वे संख्याएं होती है जिनमें कोई दशमलव भिन्न भाग नहीं होता। मतलब पूर्णांक में कोई दशमलव या भिन्न भाग नहीं होता है। ये संख्याएं जो होती है ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। ये संख्याएं जो होती है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। ये पूर्णांक होता है, ये पूर्णांक हमने बताया। और ये मतलब अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि एक विषम पूर्णांक क्या होता है। विषम पूर्णांक क्या होता है कि ये भी एक पूर्णांक ही होता है जो कि दो से विभाज्य नहीं होता। विषम है क्योंकि ऑड है तो वो अरे साफ पता चल रहा है कि मतलब ये दो से विभाज्य नहीं होगा, ये हमें पता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे -1 3 5 -1 3 -3 कुछ भी ले लेते हैं जो कि दो से विभाज्य नहीं है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है ये सब, ये पूर्णांक भी नहीं है, एक विषम पूर्णांक भी नहीं है, एक परिमेय संख्या है, ये हमारा आंसर है। अब एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या जो होती है वो शून्य से कम होती है। मतलब ये ऋणात्मक निगेटिव पहले से ही बोल दिया है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या तो एक वास्तविक संख्या ही होगी, बस निगेटिव बोल दिया है। तो ये वे संख्याएं होती हैं जो कि शून्य से कम होती हैं, निगेटिव वैल्यू होती है। इसे नंबर लाइन पर शून्य के बाईं ओर रखा जाता है, मतलब दर्शाया जाता है शून्य के बाईं ओर। जैसे कि अब नंबर लाइन तो यही हो गया। अब ये राइट साइड तो 1 2 3 4 डॉट डॉट यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ यही कहना चाह रहा है कि एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या जो होती है वो शून्य से कम होती है, और इसे नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर बाईं ओर लेफ्ट साइड दर्शाया जाता है। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन। ये सभी ऑप्शन का डिटेल हम बता दिए हैं। आंसर आपका कुछ भी आता आप लगा सकते थे ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 165 नंबर, सॉरी 65 हो चुका है, 166 नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि 143 143 और 481 का महत्तम समापवर्तक HCF जो है दिया गया है कि 143 M प्लस 481 N है। तो ये 143 और 481 का मस जो है महत्तम समापवर्तक 143 M प्लस 481 N है। तो एम एन किसके बराबर होगा, तो ये हमसे पूछा गया है कि एम एन का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें पता चलेगा कि एम और एन का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका और इसका 143 और 481 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। जैसा कि इसका मस है तो ये एम और एन के फॉर्म में दे दिया है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है ये हम पता कर लेते हैं। 143 और 481 का ये एचसीएफ निकालना है, मतलब इसका फैक्टर कर लेंगे, इसका गुणनफल इसका गुणनफल करेंगे। पहले तो इसका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा ये 11 गुणे 13,
तो 11 में 13 का मल्टीप्लाई मतलब इसका फैक्टर हो जाएगा ये 143 का 11 गुणे 13 और 481 का हो जाएगा 13 गुणे ये 37 13 मल्टीप्लाई बाई 37 ये हमारा इसका ये गुणनखंड कर लिए हैं। अब एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ तो हमारा ये 13 होगा क्योंकि एचसीएफ में अगर हम किसी दो संख्याओं का हम गुणनखंड कर रहे हैं फैक्टर कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी संख्या हमें कॉमन मिल रहा है तो वही हमारा एचसीएफ होगा। तो जैसा कि यहाँ 13 हमें कॉमन दिख रहा है दोनों में तो ये 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए अब दोनों को ये जो एचसीएफ हम निकाले हैं और जो यहाँ एचसीएफ महत्तम समापवर्तक दिया गया है क्वेश्चन में दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। तो दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे तो आ जाएगा देखिए 143 एम प्लस 481 एन इक्वल टू ये इसका एचसीएफ हम 13 निकाले हैं तो दोनों का महत्तम समापवर्तक को हम मतलब इक्वल कर लिए हैं। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे और एम और एन का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ करना क्या है देखिए यहाँ 13 हम कॉमन ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं क्योंकि दोनों में 13 कॉमन मिल रहा है 13 से मतलब कट जाएगा। तो यहाँ अगर हम कटाएंगे तो देखिए 13 एक बार जाएगा इसका मतलब 143 में ये 13 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा फिर एक बार जाएगा एम यहाँ 11 एम प्लस अब इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13 तीन बार जाएगा और यहाँ बचेगा यहाँ 9 1 तो 13 सत्ते 91 37 एन इक्वल टू 13। अब देखिए करना क्या है ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या ये 11 एम प्लस 37 एन इक्वल टू यहाँ कट चुका है तो 1 बचा है। तो अब देखिए यहाँ इतना हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें इसमें करना क्या है अब ऑप्शन से चेक करेंगे कि m और n का वैल्यू ऐसा क्या रखें मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें रखें m और n में कि आंसर 1 आ जाए सॉल्व करने पे। तो सबसे पहले तो हम -9 और 3 चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो 11 ए का वैल्यू हम मतलब m का वैल्यू -9 रखेंगे प्लस 37 n का वैल्यू हम 3 रखेंगे इक्वल टू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जाएगा मतलब कि हमारा ऑप्शन जो है ये ए सही होगा। अगर नहीं आया तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो 11 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -99 आ जाएगा और प्लस 37 ये करेंगे तो 3 सते 21 3 तिया 9 2 11 देखिए अब इसको अगर हम घटाएंगे तो यहाँ तो 1 नहीं आएगा मतलब 12 आ जाएगा इक्वल टू ये डज नॉट इक्वल टू 1 आया मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब चलिए सेकंड नंबर ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। अगर बी लेते हैं तो देखिए -10 और 3 यहाँ हम -9 और 3 लिए थे जो कि ये गलत था ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर बी अगर हम -10 और 3 लेंगे तो देखिए 11 एम प्लस 37 एन इक्वल टू 1 ये अगर लिए तो देखते हैं यहाँ आ जाएगा 11 -10 प्लस 37 एन की जगह 3 रखना है इक्वल टू 1 लाना है। अगर 1 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी मतलब हमारा आंसर होगा। तो 11 आ जाएगा 11 में -10 का करेंगे तो 110 आएगा -110 प्लस 3 सते 21 3 तिया 9 2 11 इक्वल टू 1। देखिए अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है आंसर। तो और चेक कर लेंगे तो ये हम इतना सॉल्व कर रहे हैं मतलब समझाने के लिए एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है आपको डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन से ये m की जगह रखेंगे पहला वाला वैल्यू और n की जगह दूसरा वाला वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ अगर ये c वाला हो सकता है कि दो ऑप्शन मिले कभी कभी उपयुक्त में से एक से अधिक रहता है डी नंबर तो और चेक करना पड़ता है। तो अगर यहाँ ये भी चेक करेंगे तो नहीं आएगा वो तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है आंसर। तो फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 143 और 481 का महत्तम समापवर्तक जो है 143 एम प्लस 481 एन है तो एम और एन किसके बराबर है ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम
ये इसका मसला दिया गया है जैसा कि क्वेश्चन में। तो यहाँ 143 और 481 का हम एक्चुअल मसला निकाल लेंगे एचसीएफ। तो इसका पहले तो गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर हमें ये मिला 143 के 11 गुणे 13 और 481 का 13 गुणे 37। तो एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ दो मतलब दोनों में ये 13 कॉमन दिख रहे हैं, तो मतलब हमारा 13 एचसीएफ है। तो अब दोनों को, ये जो क्वेश्चन में एचसीएफ दिया गया है और जो हम निकाले हैं, दोनों को इक्वल कर लेंगे, दोनों एचसीएफ को। उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ 13 हमें कॉमन दिख रहा है तो 13 कॉमन ले लिए, इसके बाद 13 13 कट गया। हमारे पास आ चुका है 11m प्लस 37n इक्वल टू 1। उसके बाद हम ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ये n और n का वैल्यू रखने पर 1 दे रहा है। तो जैसा कि हमें ऑप्शन नंबर बी -10 और 3 ये m और n का वैल्यू रखेंगे तो 1 मिल रहा है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है आंसर। तो ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 167। तो 167 नंबर में दिया गया है कि देखिए निम्न में कौन सा समुच्चय जो है, समुच्चय उप अंतराल W इक्वल टू ब्रैकेट में दिया गया है x0 yt such that x plus 2y plus t इक्वल टू 0 y plus t इक्वल टू 0 का आधार है। ये देखिए यहाँ इतना ये क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा समुच्चय उपअंतराल, ये W इक्वल टू इतना दे दिया है और ये क्वेश्चन हमें तो दे दिया गया है का आधार क्या होगा। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें सॉल्व करने पर कौन सा वैल्यू मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि W इक्वल टू, चलिए लिख ही लेते हैं, ये ब्रैकेट में x0 yt तो सच दैट x प्लस 2y प्लस t इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है y प्लस t इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट बंद कर लिए। उसके बाद हमें यहाँ देखिए, देखने पर ये पता चल रहा है कि W जो है, कि W जो है 2 आव्यूहों का एक उपसमुच्चय है। 2 मतलब 2/2, ये 2/2, ये W जो है लिख ही देते हैं यहाँ, W 2/2 2 आव्यूहों का जो है, आव्यूहों का एक उपसमुच्चय है। तो इसके बाद हमें करना क्या है, देखिए तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हमें ये करना है कि सबसे पहले तो ये दो इक्वेशन जो दिए गए हैं इसमें से हम वैल्यू x और y का निकाल लेंगे। यहाँ एक वैल्यू t है, x है, y है, तो इसको हम एक ही फॉर्म में बनाएंगे, t के फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ x और y का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे जो इक्वेशन दिया गया है। तो देखिए ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, ये सभी को एक ही फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ देखिए पहले तो हम y का वैल्यू निकालेंगे। दिया गया है y प्लस टी इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस टी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। y ये t प्लस टी है तो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस टी हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस टी आ गया है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन लेंगे, x प्लस 2y प्लस टी दिया गया है इक्वल टू 0 है। अब y की जगह हम माइनस टी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो देखिए x प्लस 2 इंटू माइनस टी प्लस टी इक्वल टू 0 इतना आ गया। तो देखिए x माइनस 2t प्लस टी इक्वल टू 0। तो ये घटा लेंगे, x माइनस टी इक्वल टू 0, x इक्वल टू टी आ गया। तो देखिए x इक्वल टू टी, y इक्वल टू माइनस टी, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ रख देते हैं कि w इक्वल टू बन जाएगा हमारा, ये x की जगह t रखेंगे, y की जगह माइनस टी रखेंगे और ये 0 है और ये t है ही पहले से। अब सभी एक ही फॉर्म में बन गए हैं। अब देखिए यहाँ हमें t कॉमन दिख रहा है, ये सभी में ये t कॉमन दिख रहा है तो हम ये कॉमन ले सकते हैं। तो t अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ये t का t में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ
टी से डिवाइड करेंगे तो -1 और ये 0, फिर टी का टी में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है। तो देखिए अब उप अंतराल को रैखिक संयोजन के रूप में लिखा जाता है। रैखिक संयोजन जो है केवल तब शून्य होगा जब t इक्वल टू 0 होगा। जब t इक्वल टू 0 होगा तब ये हमारा जो ये सारणी दिया गया है ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ये इसका जो आधार पूछा है का आधार है ये समुच्चय उप अंतराल का, ये w जो है ये यहाँ आंसर आ जाएगा 1 -1 और ये 0 1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 -1 0 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमें ये दो इक्वेशन दिख रहे हैं जिससे कि ये यहाँ वैल्यू जो है यू डब्ल्यू इक्वल टू दिया गया है सारे में, ये एक्स वाई 0 टी है तो टी दिया गया है तो एक्स वाई ये तीनों अलग अलग फॉर्म में है तो इसको हम एक ही फॉर्म में बना लेंगे। तो मतलब टी सारी जगह सब जगह कर लेंगे। तो यहाँ से एक्स और वाई का मान हम निकालें एक्स और वाई का, और उसके बाद यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू रख दिए, उसके बाद टी कॉमन ले लिए। अब देखिए टी यहाँ 0 तभी होगा जब यहाँ मतलब वो ये पूरा व्यू जो है 0 तभी होगा जब टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ जो इसका आधार होगा ये 1 -1 0 1 यही प्राप्त होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168 नंबर। तो 168 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 16वें पदों का योग, कौन से पद का योग, 16 पदों का योग ये जो है 1624 है, और पहला पद सार्वंतर का 500 गुना है। पहला पद जो है सार्वंतर का 500 गुना है तो सार्वंतर क्या, मतलब कॉमन डिफरेंस हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए पहले जो जो दिया गया है वे लिख लेते हैं। दिया क्या गया है हमें क्वेश्चन में, दिया गया है कि समांतर श्रेणी के 16वें पद का योग, 16वां पद है मतलब n इक्वल टू यहाँ 16 है, 16वां पद मतलब ये n का वैल्यू है तो n का वैल्यू जो है 16 है। पद का योग जो है तो n पदों का योग, यहाँ एसियन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एसियन इक्वल टू हो जाएगा 1624, और पहला पद जो है सार्वंतर का 500 गुना है। तो सार्वंतर तो पूछ रहा है, और देखिए सार्वंतर जो है कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और पहला पद सार्वंतर का 500 गुना है इसको पूछा है। तो ए इक्वल टू जो है पहला पद सार्वंतर का 500 गुना है तो ए इक्वल टू 500 डी कर लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है बस वही यहाँ लिखे हैं। उसके बाद डी का वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि इसका फार्मूला हमें यहाँ क्या यूज करना है। तो फार्मूला हमें यूज करना है एन पदों का योग जो होता है एसियन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये मतलब यही फार्मूला यहाँ हम यूज करने वाले हैं। तो जहाँ यहाँ ये एसियन जो है n पदों का योग है, n/2 ये मतलब n जो है ये कोई पद है, और 2a जो है a पहला पद है, ये फर्स्ट टर्म है, n कोई पद है nवां पद, और मतलब कुछ भी यहाँ n की जगह दे कोई भी दे सकता है कोई भी टर्म। तो और ये d जो है कॉमन डिफरेंस है। तो चलिए ये फार्मूला यहाँ हम यूज करते हैं और d का वैल्यू निकालते हैं। तो एसियन इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए जो जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया गया है वो यहाँ लिख लेते हैं। एसियन इक्वल टू हो जाएगा n की जगह 16/2, ये 2a, a की जगह 500 डी, ये देखिए a इक्वल टू 500 डी, n की जगह 16-1 इंटू डी का वैल्यू हमें निकालना है। ये एसियन का वैल्यू भी दिया गया है तो यहाँ ये भी हम लिख लेंगे, ये एसियन इक्वल टू 1624। अब देखिए यहाँ ये कट कर लेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, मतलब इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, आ जाएगा। इसके बाद ये 500 डी है, तो देखिए
ये 200, ये 2 में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1000 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ 2a, ये प्लस है यहाँ, ये गलत कर लिया यहाँ थोड़ा सा, ये प्लस है, ये ब्रैकेट लगा लिए यहाँ। तो देखिए 1000d, यहाँ प्लस, अब ये 16 में एक गया, 15 आ जाएगा, तो 15 में ये d का मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट से, तो 15d बन जाएगा यहाँ। उसके बाद देखिए 1000d प्लस 15d, अब देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इसको हम ये यहाँ इस साइड इक्वल के दूसरे साइड भेज दे रहे हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 1624 अपान में ये 8 आ जाएगा, क्योंकि इक्वल के दूसरे साइड ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ 1000d प्लस 15d, ये दोनों को हम ऐड कर ले रहे हैं तो 1000 ये 15 हो जाएगा, मतलब ऐड कर ले रहे हैं तो 1015d हो जाएगा। अब देखिए ये इसको हम कटा ले रहे हैं, 8 से इसको कट करेंगे तो 8 2 दी 16, 0, ये 8 दिया 24, कितना आ जाएगा 203 इक्वल टू 1000 ये 15d। अब देखिए d का वैल्यू हमें निकालना है, तो 203 अपान में 1000 ये 15 है। अब इसको अगर कट करेंगे, देखिए 203 का अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 203 गुणे ये 5 करेंगे तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 1015 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 203 एक बार जाएगा और यहाँ ये 5 बार जाएगा, तो d इक्वल टू आ जाएगा 1/5। तो t का वैल्यू हमें 1/5 मिल चुका है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 1/5। सारवंतर जो है कॉमन डिफरेंस 1/5 आ चुका है, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इसमें हम पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हम सॉल्व कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको, ताकि आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर रहे, एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी कर पाए अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 169 नंबर। तो 169 नंबर में हमें दिया गया है, देखिए यहाँ हमें दिया है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y minus 3z इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन दे दिया है। दूसरा दिया है कि k plus 3z इक्वल टू 3, ये दूसरा इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन है कि 2k plus 1y इक्वल टू 2 इज कॉन्सिस्टेंट। ये जो इक्वेशन तीनों दिया गया है, बोल दिया कि ये इज कॉन्सिस्टेंट देन k इज, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये इक्वेशन में ये तीनों, अगर मतलब ये इक्वेशन में बोल दिया कि ये तीनों जो है कॉन्सिस्टेंट है, तो इसके लिए जो ये यूज्ड फार्मूला होगा हो जाएगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। मतलब जो ये वैल्यू दिया रहेगा सब, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर लेंगे, मतलब सभी का एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लेंगे यहाँ अंदर, उसके बाद इक्वल टू 0 कर लेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है और हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पूछा है सिस्टम, यहाँ लिख देते हैं, अगर इफ सिस्टम इज, सिस्टम ऑफ रहेगा, ऑफ है, या फिर चलिए सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट देन डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर लेंगे। देखिए जो वैल्यू दिया गया है यहाँ लिख लेते हैं, ये एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, ये वाई का 2 है और जेड का -3 है। इसके बाद ये देखिए यहाँ एक्स और वाई का कोएफिशिएंट नहीं दिया गया है, तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, जेड की जगह k+3 है, यहाँ लिख लेंगे। पहली बात तो ये कंफ्यूजन होता है कि भाई यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू ही नहीं दिया गया है, यहाँ क्या लिखिए। अगर अगर आपको इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू नहीं दिया गया है तो उसकी जगह पे हम डिटर्मिनेंट पे 0 वैल्यू रखेंगे, ये हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ 0 रख लिए, जेड की जगह k+3। और अब देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू नहीं दिया गया है और जेड का वैल्यू नहीं दिया गया है,
केवल y का वैल्यू दिया गया है तो यहाँ 0 करेंगे, y की जगह 2k प्लस 1 और z की जगह 0। देखिए इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो करना क्या है, बस वैल्यू निकालना है। ये देखिए 1 का निकालेंगे तो हो जाएगा 1 का निकालेंगे, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। 0 का 0 में करेंगे, ये 0 ही हो जाएगा। मतलब 0 का अगर 0 में कर लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और आ जाएगा k प्लस 3। उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा k प्लस, ये 3 है, k प्लस 3 और एक ब्रैकेट में 2k प्लस 1 माइनस 2 का करेंगे तो माइनस 2 का अगर निकालेंगे तो ये देखिए 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 का k प्लस 3 में करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, शायद सब 0 आ जाएंगे। यहाँ 3 है तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और माइनस 0। लगभग सभी 0 बन चुके हैं। देखिए हमारे पास ये सब, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ बस यही है। तो बचेगा क्या, देखिए k प्लस 3, k का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, फिर k का प्लस में करेंगे 1 आ जाएगा, मतलब k का प्लस 1 में करेंगे k आ जाएगा। तो उसके बाद अब 3 का दोनों में करना है तो प्लस 3 दूना 6 6k प्लस ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, आ जाएगा। पहले तो ये हम ऐड कर लेंगे 2k स्क्वायर प्लस 7k, 6 में k जोड़े 6k में 2k जोड़ेंगे 7k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 दूना 6, तो ऐसा मल्टीप्लाई करना है यहाँ कि 6 आए, और ऐसा ऐड या घटाना है, जोड़ना या घटाना है कि यहाँ 7 बन जाए। तो यहाँ हम देखिए 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस k, 6 का 6 यहाँ 6 आ जाएगा, और मतलब 6k का k में मल्टीप्लाई करेंगे 6k स्क्वायर आएगा, यहाँ 6k स्क्वायर चाहिए, और 6k प्लस k 7k प्लस 3 यहाँ बचा है इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे, 2k कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास यहाँ k प्लस 2/3 6 प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे इतने में, और ये 2k कॉमन लिया, यहाँ 1 कॉमन लिए तो k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए एक ब्रैकेट में k प्लस 3 और दूसरे में 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू एक माइनस 3 आया, और एक ये है 2k प्लस 1। इसका अगर ये तोड़ेंगे k प्लस 3 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, और दूसरा वाला 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 2k इक्वल टू ये माइनस 1 हो जाएगा, और k इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/2। देखिए एक वैल्यू ये आया है और एक वैल्यू ये आया है। तो यहाँ देखिए -3 तो ऑप्शन में है नहीं, ये -1/2 हमारा k का वैल्यू हो जाएगा, -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 170 नंबर। तो 170 नंबर में बोला है कि द इक्वेशन 3x - 4y = 5 एंड 12x - 16y = 20 है। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तो बोला है कि इनको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा कि नो कॉमन सोल्यूशन, कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा, एग्जैक्टली 1 कॉमन सोल्यूशन आएगा, कि एग्जैक्टली 2 कॉमन सोल्यूशन आएगा, कि मोर देन 2 सोल्यूशन, मतलब 2 से अधिक सोल्यूशन आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, फिर पता चल जाएगा कि कितना सोल्यूशन इसका दे रहा है। तो देखिए ये दो इक्वेशन दिया गया है, तो 3x - 4y = 5 और 12x - 16y = 20। ये पहला इक्वेशन है, मतलब ये पहला और ये दूसरा इक्वेशन, तो दोनों को ले रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यूज करना है a1/a2, क्योंकि मोर देन 2 कॉमन सोल्यूशन, मतलब यहाँ मेनी सोल्यूशन के लिए हम यहाँ फार्मूला लगा दे रहे हैं। ये मेनी सोल्यूशन के लिए होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये मेनी सोल्यूशन के लिए होता है, और यूनिक सोल्यूशन के लिए तो होता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये मेनी सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन, और एक नो सोल्यूशन होता है। नो सोल्यूशन के लिए होता है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जैसा कि यहाँ मेनी सोल्यूशन के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाएगा।
तो जैसा कि वैल्यू हमें दिया गया है, तो अगर देखिए कि इक्वेशन से हम 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 है, तो इसको यहाँ इक्वल की दूसरी साइड लाएंगे, तो ये प्लस 5 है तो माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 है 12x माइनस 16y, ये इस साइड जाएगा माइनस 20 आ जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। देखिए ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू, मतलब A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो चलिए पूरा वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। A1 की जगह 3/12, B1 की जगह ये माइनस 4/B2 की जगह माइनस 16 इक्वल टू C1 की जगह -5 और C2 की जगह -20। तो देखिए जितने को घटाएंगे 1/4 देगा, यहाँ भी घटाएंगे तो 1/4 देगा, और यहाँ भी घटाएंगे तो 1/4 ही आएगा। मतलब ये जो इक्वेशन दिए गए हैं इसको सॉल्व करेंगे तो नो कॉमन सोल्यूशन, इसमें तो सभी कॉमन है, तीनों में इक्वल वैल्यू आया है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तो नहीं आया है, तीन वैल्यू आए हैं, तो यहाँ ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। एग्जैक्टली टू कॉमन सोल्यूशन, तीन वैल्यू है तो टू कॉमन सोल्यूशन नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, मोर देन टू कॉमन सोल्यूशन, मतलब दो से अधिक यहाँ सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपको ध्यान से देखिए तो अच्छे से समझ आएगा और क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 171 नंबर क्वेश्चन। तो 170 नंबर 71 171। तो दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ 11 12 13, ये कोई मतलब सारणी है डिटर्मिनेंट। तो दिया गया अंदर कि 11 12 13 12 13 14 13 14 15 इज। तो इसको सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर देखिए दिया गया है डिटर्मिनेंट 11 12 13 12 13 14 30 14 15। तो देखिए इसके इसमें हमें करना क्या है कि ऐसा कुछ करें कि दो वैल्यू जो है, दो रो या कॉलम, ये सेम वैल्यू आ जाए, तो हमारा वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। ऐसा हमें दिख रहा है कि बना सकते हैं हम। तो हमें इसमें हम ऐसा कर लेंगे कि देखिए C2, ये जो C2 ये कॉलम सेकंड कॉलम है, इस C2 में करना क्या है, C2 माइनस C1, ये C2 पूरा कॉलम है 12 13 14, इसमें C2 माइनस C1 करेंगे, C2 माइनस C1 करेंगे। और C3 में ये C3 जो कॉलम है, ये C1 पूरा है, ये C2 है और ये C3 है, ये तीनों कॉलम है। तो C3 में हमें क्या करना है, C3 माइनस C1, इसमें क्या करना है C3 माइनस C1, C3 माइनस C2। तो देखिए अब इसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए कॉलम 1 में तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे उतार लेंगे 11 12 13। देखिए C2 माइनस C1 करेंगे तो 13, ये 13 में 12 गया, 1 आ जाएगा। और C3 माइनस C2 करेंगे तो 14 में 13 गया, 1 आ जाएगा। अब यहाँ C2 माइनस C1 करेंगे, करना बस C3 C2 कॉलम में है और C2 में, एक को तो ऐसे ही रखना है, क्योंकि अगर दो कॉलम में वैल्यू सेम आ जाएंगे तो हमारा आंसर जो है 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे 14 में 13 गया 1 और 15 में 14 गया 1 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ 1 1 1 1 1 1, फिर ये हमारा बन चुका है C2 इक्वल टू C3, मतलब दो कॉलम सेम आ चुके हैं, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 0, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास यही हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक देखा करिए ताकि आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करें और एक अच्छा सा नोट्स तैयार करें। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। अब से क्लास हम डेली करेंगे, अब एक भी दिन गैप नहीं होगा और ये जो 200 सीरीज जो हमारी थी वो अब हम समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।